नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज की कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की नागरिक सेवाओं की देखभाल करने वाली एक इकाई के लाभों को रेखांकित किया। राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित। जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। सूची में कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने के संबंध में विभिन्न राज्यों की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल 2021 लोकसभा से पारित। वित्त मंत्री का सदन को भरोसा। सरकार संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने या उन्हें कमतर करने का नहीं रखती इरादा। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा। सदस्यों ने श्रमिकों के सामने आने वाले मुद्दे उठाए। एमएसएमई इकाइयों के बंद होने पर जताई चिंता। सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 10वें दिन लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चली। प्रश्नकाल के दौरान किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, सामाजिक न्याय, खेल मंत्रालय और पंचायती राज से जुड़े सवाल पूछे गए और संबंधित मंत्री ने उसका जवाब दिया। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन बिल 2021 को चर्चा के लिए रखा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 10 वर्ष पहले दिल्ली नगर निगम को आनन फानन में 3 निगमों में विभाजित करने के पीछे तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तीनों निगमों के 10 साल तक अलग अलग होकर परिचालित होने के बाद ये पता चला है कि तीनों में नीतियों को लेकर एकरूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए। जो ऐसा सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता। हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आता है। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है। ये 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते हैं? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना इससे कम होगा। मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रीय सरकार में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमेटियों को रिपोर्ट जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, इसकी फाइलें भी उपलब्ध है। और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का
पावर रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है, अब एक करे बगैर हम कैसे निगम चल रहा है? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक दिखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग हैं। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था? कोई डायरेक्ट ट्रांसफर होता केंद्र सरकार से जो लोकल बॉडीज हैं उसके फंड्स का, कोई नया एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर को पुनर्स्थापित किया जाता तो एक मॉडल बनता। और सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, इस देश में जो बाकी बड़े शहर हैं, जो महानगरियां हैं, और अगर अध्यक्ष जी आप बाहर देखें, दुनिया के कई मुल्कों में देखें, जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, वो डायरेक्टली मेयर एंड काउंसिल की से चलाए जाते हैं। हमारे भी कई प्रदेशों में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो कुछ इस तरह का अगर बदलाव सरकार लेके आती तो इस बिल का कुछ औचित्य बनता है। आखिरी में अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, पर एक आम जो चर्चा है और जो चीजें सार्वजनिक हुई हैं कि 9 मार्च 2022 को जो दिल्ली की राज्य चुनाव आयोग था, उसने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी कि भाई जो तारीखें हैं अगले चुनाव की, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की, उसको मुकर्रर करने के लिए आखिरी मोमेंट पर शायद उनको कोई खत लिखा गया गृह मंत्रालय द्वारा कि हम ये तीनों कॉरपोरेशंस का विलय कर रहे हैं, आप इसको स्थगित कर दीजिए। तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग हैं, उनकी स्वायत्ता के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। राज्य 1991 में कांग्रेस के ही उस कानून में दिए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। आज एलजी के पास जो अधिकार दोबारा रिव्यू करके दिए गए हैं, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए अध्यक्ष जी, वो कोर्ट ने दिए ऑन बिहाफ ऑफ 1919 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए, वो गुमराह करना चाहते हैं जी। अध्यक्ष जी ये 3 एमसीडी बनी, आय के स्रोत को मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस की मंशा इसमें क्या थी, ये अब उनके कुकर्म सुनिए। निगमों में ये तय किया गया था 1991 में। अच्छा होता मनीष जी इसका जिक्र करते, 1991 में जब एक्ट बना था तो ये तय किया गया था कि निगम को चलाने के लिए निगम को दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा कितनी फंडिंग कर रही है, ये दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा जी। जब केंद्र सरकार दिल्ली में आ गई, जो आज सरकार बैठी हुई है, दिल्ली वित्त आयोग ने कहा कि 40,500 समथिंग रुपया दिया जाना चाहिए निकाय को चलाने के लिए। आज जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं और जो लोकतंत्र की दुहाई देने के उपदेश देश को दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदन के अंदर यह पास किया कि नहीं, हम वित्त आयोग की बात को नहीं मानेंगे, दिल्ली वित्त आयोग की। महोदय, वर्ष 2012 में नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और उसके पास गली नलियों का निर्माण कराने के साथ साथ सफाई व्यवस्था का कार्य ही मुख्य तौर पर बचा। इसके अलावा शिक्षा के नाम पर उसके पास प्राथमिक शिक्षा ही बची हुई है और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल हैं। एक होने से नगर निगम के अधिकार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे निगम की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा।
महोदय, इस विधेयक से नगर निगम को भी राजस्व के मामले में केंद्र एवं दिल्ली सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर निगम को प्रतिवर्ष करीब 12,000 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी, जबकि उसका खर्च 10,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है, क्योंकि नगर निगम का मुख्यालय होगा और तमाम विभागों में प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिकारियों की संख्या कम होगी। एकीकरण एमसीडी से अलग अलग डिपार्टमेंट हेड के वेतन और उनके भत्ते में बचत होगी। वर्तमान में 3 एमसीडी के 3 कमिश्नर हैं। एमसीडी में जो अलग अलग 36 डिपार्टमेंट हैं, उनमें 108 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तीनों एमसीडी के 3 मेयर और प्रत्येक का लंबा चौड़ा स्टाफ है, जिसके वेतन और अन्य सुविधाओं पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। यूनिसेफिकेशन के बाद सिर्फ 1 कमिश्नर, 1 मेयर, उनका थोड़ा सा स्टाफ होगा। इसके अलावा 36 विभागों के लिए 36 हेड होंगे। हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आप इसको ट्राइफरकेशन को यूनिफिकेशन में बदलना चाहते थे। 2011 में जब ट्राइफरकेशन हुआ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वो दिल्ली की असेंबली ने किया। दिल्ली की असेंबली, मतलब हमारा ये मानना है कि जो राज्यों के अधिकार हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट असेंबलीज को जो अख्तियारात दिए गए हैं, उन पर लगातार हमला मौजूदा केंद्र सरकार करती रहती है। अभी मेरे से पहले शिवसेना के नेता माननीय अरविंद सावंत जी बोल रहे थे कि साहब 272 वार्ड से आपने घटा करके जो बिल में 250 वार्ड रखे हैं, इसका नंबरिंग नहीं देनी चाहिए थी। अरविंद जी, शायद आप भूल गए, नंबरिंग दी ही इसलिए है। अगर 272 ही होते तो फिर डिलिमिटेशन करने की जरूरत ही क्या थी। लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार का चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव से संबंधित तीनों संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने या इन्हें कमतर करने का कोई इरादा नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। Let me start by addressing that concern which was voiced by one of the members, that how come you're bringing all the three together? Are they going to be governed by all the three together as one act? No, sir, there's no proposal at all to have a single legislation for all the 3 institutes. They will be governed as they are governed now by their respective acts. There are 3 separate acts and they will be governed by the 3 separate acts. So there will be a coordination committee headed by the Please. Sir, so they will be governed by their respective separate acts, and this is just a consolidated amendments bill. And why should it be in one bill? Because largely, while the acts are separate, 3 different, they are worded and the spirit of the flow of the acts are comparable, and therefore the amendments which are brought in so that there is a greater comparability between the functioning of the 3. The amendment is being brought in as one separate but one integrated bill. And these amendments have not been brought in as it is without much of a work. Quite some time, different committees have gone into it. Particular and the most recent one being the Meenakshi Datta Ghosh Committee, which had come up with several recommendations. It was formed in 2017, sometime in April, and which had given its recommendation by 2017, September itself. And many of these recommendations given by the Meenakshi Datta Ghosh Committee, with minor tweakings, have been brought into this Act.
every state has its own body, and not just one, there are many bodies within that, and the governor of the state appoints many of these members who regulate these bodies and so on. So the world has moved further and further away to have a greater, transparent, accountable, and also a process in which everybody sits in to judge and also to see how the functioning happens. And therefore, at this time for India to look at how these three institutions can be, because they are very important pillars of corporate governance, especially together with the board of a company and the management of the company, this would be the third most important pillar for greater professionally managed and efficiently managed companies. And that is why we need to have these amendments brought in, and brought in because also from 2006 globally, you see an international awareness and also a body which now has come together of independent regulators, and it is a big forum. The International Forum of Independent Regulators is also now coming to say what are the guidance that globally we can give to each other, which are the best practices which can be adopted. सदन दिन भर में वक्फ चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। संसद में आपने कई बार अपने सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछते सुना होगा। इसे क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सांसद जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ट क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तारांकित प्रश्न में पूछे गए सवाल का जवाब सदस्य तुरंत चाहता है। संबंधित मंत्री सदन में मौखिक जवाब देते हैं, जिस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है। सवाल पूछने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। एक दिन में स्टार्ट क्वेश्चन केवल 20 पूछे जा सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 15 दिन पहले सदस्य को नोटिस देना पड़ता है। अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक जवाब नहीं चाहता। मतलब जिस सदस्य ने भी सवाल पूछा है उसे जवाब मंत्री से लिखित में चाहिए। एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी जानकारी मेंबर 15 दिन पहले सदन को देते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नाम से साफ है, ऐसे सवाल जो बेहद जरूरी होते हैं और जनता से जुड़े होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए मेंबर 10 दिन से कम समय के नोटिस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अध्यक्ष की अनुमति पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है खास? भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत 1892 में हुई। भारत ने ये पद्धति इंग्लैंड से ली। आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन आजादी के बाद प्रतिबंधों को खत्म कर दिया गया। अब मेंबर जनता से जुड़े मुद्दों को सीधे सदन में उठाते हैं, जिसका जवाब उन्हें मंत्री जरूर देते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सदन दिन भर में। अब बात राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा ने आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। विधेयक झारखंड में अनुसूचित जातियों की सूची से भोक्ता समुदाय को हटाने के लिए संविधान एससी आदेश 1950 और राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान एसटी आदेश 1950 में संशोधन करने का प्रयास करता है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार एससी और एसटी सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के संबंध में विभिन्न राज्यों की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। चर्चा में पक्ष प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। सुनते हैं इस चर्चा के कुछ अंश। एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में, जगह जगह ट्राइबल एरिया में जो टीडी ब्लॉक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आईटीआई कैसे खुले, ऐसे जनरल आईटीआई कैसे खुले ताकि वहाँ स्किलिंग प्रोग्राम अच्छे ढंग से चले। तो कुल मिलाकर के हमारा लक्ष्य यही है उपसभापति महोदय कि जो इस तरह के विसंगतियों के कारण, इस तरह की विसंगति इसलिए ज़्यादा हमारे सामने इस समय और अधिक दिख रही है और स्वाभाविक है कुछ चीज़ों के बारे में माननीय सदस्यों का कहना और उस पर मंत्रालय भी और माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग करते हैं, चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इन सारे चीज़ों का समाधान कैसे हो। 2000 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बताया गया कि जो भी इस तरह के यदि मात्रात्मक त्रुटि भी है तो इसका संशोधन करने का दायित्व तो पार्लियामेंट का है, क्योंकि पार्लियामेंट के माध्यम से ही आर्टिकल 342 में ये आदिवासियों की सूची निर्धारित है और उसी के तहत सदन के माध्यम से भी इसको किया जाना चाहिए। और इसलिए अब हम सारे चीज़ों को रिसर्च करते हुए, क्योंकि ये बात सही है, ये दोनों बातें देखी जा सकती है। कोई इससे सुविधा ऐसे समुदाय भी है जो थोड़ा सा इस तरह के मात्रात्मक त्रुटि से लाभ भी ले लेता है जो इसके पात्रता नहीं रखता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पात्रता रखता है लेकिन इस तरह के कमियों के कारण वो इस तरह की सुविधा नहीं ले पाता है। ये बिल काफी, इफ यू कॉल इट इज इनोक्युअस इन अ सेंस कि भोक्ता कम्युनिटी एंड नो अदर कम्युनिटी को आप एसटी का लिस्ट में लाना चाहते हैं झारखंड में। इसमें हम समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें उनको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। दे विल गेट मोर एडवांटेज फ्रॉम 10% दे विल बी मूविंग टू 26% स्पैन, सो सुविधाएं ज़्यादा होगी। मगर सर इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैड सेंट अ प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इन्वॉल्व्स 11 communities to be included in the ST list. महोदय, एक तथ्य के अनुसार मयूरभंज गढ़जात का राज्य परिवार द्वारा 1931 में किया गया जनगणना के समय इस पुरान और तामुड़िया जाति को जनजाति के सूची में रखा गया था, लेकिन जब मयूरभंज ओडिशा राज्य में शामिल हुआ तब इस जनजाति को जनजाति सूची से हटा दिया गया था। अतः सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अनुरोध करती हूँ, ओडिशा के पुरान और तामुड़िया जाति को जनजाति सूची में पुनर्शामिल किया जाए। एकाध दो राजनीति में रहने वाले लोगों को छोड़ करके उनके पूरे समुदाय के लोग जो है ये अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर बहुत खुशियां मना रहे हैं और सरकार को धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये जो पहले से ही जिस प्रकार से जो है गलत मानसिकता के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जनजातियों को केवल सिखाने का काम करते थे, उनकी बातों को सुनने का काम कभी भी नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बने इतना वर्ष हो गया, 12 ऐसी जातियां हैं जो पहले आदिवासी थी, लेकिन राज्य बनने के बाद केवल मात्रा की त्रुटि रही। जैसे कि धनुहार है तो धनुआर हो गया, बोलचाल की भाषा में उसको ह के जगह वा कर दिया गया, पटवारी के द्वारा त्रुटि हुई तो वो अनुसूचित जाति से बाहर हो गए और जनरल में आ गए हैं। ऐसे 50 से 60 लाख लोग छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं जो मूल निवासी आदिवासी हैं और आज इस मात्रा की त्रुटि के कारण अपने आरक्षण से बाहर हो गए हैं। राज्यसभा में आज श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके के एम षणमुगम ने कहा कि श्रमिक नौकरी की सुरक्षा, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 4 श्रम संहिता में अब समस्त कानून आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने विभिन्न उपाय कर सभी लोगों को रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया है, जबकि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2014 के बाद गरीब और गरीब होते गए हैं। What the first Labour Commission and the second Labour Commission said, there are so many laws to unify
to amalgamate and simplify, only we have to bring a very easy law for the poor workers. But this, in this code, for worker definition, worker one definition, employee one definition, gig worker one definition, there are so many definitions. Maybe we are disputing that one. There should be only one definition. अभी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में और लेबर मिनिस्ट्री का कि ई श्रम पोर्टल उन्होंने तैयार किया. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ साइंटिफिक मैपिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग डन एंड 6 महीने में 26 करोड़ लोगों ने खुद रजिस्टर किया है कि मैं क्या काम करता हूं और 400 प्रकार के ऑक्यूपेशन है. तो मैं कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहा हूं, मेरा इनकम क्या है, इस सब की जानकारी लोगों ने खुद होकर रजिस्टर की है. इस देश में 47 करोड़ हमारे मजदूर हैं, जिसमें 7 करोड़ ऑर्गेनाइज है, 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता है. लेकिन जैसा कि हमारे कॉमरेड साहब ने बताया, शनमुगा साहब ने, हर साल इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लेकिन 2015 के बाद एक भी कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया गया. आज प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से आयोजित हुई. जिन मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों के जवाब आज दिए गए, उनमें परिवहन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी शामिल रहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज उच्च सदन को बताया कि अगर कारों में अच्छी गुणवत्ता वाले एयरबैग्स होते तो 2020 में देश में 13,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती थी. प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि वाहन इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए मानदंड पेश किए जा रहे हैं. Every year we are facing 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. For that reason, we are now taking lot of measures. That is compulsory 6 airbags now mandatory, and by which it can be for road safety point of view is very important. We have taken a decision to make it mandatory for economic models also. I am giving you just a chart. The 25,289 people were killed in head-on collision in 2020. And 30% of lives in frontal collision can be saved by airbags alone. So that's the reason we have instructed the order. In 2020, 8,598 lives could have been saved in head-on collision with the use of airbags. प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदस्यों को बताया कि यूजीसी सहित विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण और कौशल योजनाओं के तहत 60 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है. Government is committed to emancipation of women, especially through skilling. And skilling has various components to it. Apart from the intervention by the government under the Pradhan Mantri Kaushal Yojana, there is over 6 million women who have not only been trained through ITIs, but also the Honourable Member has served our country as Minister Education and knows that such services have been provided for skilling through commissions such as the UGC with BVOC, which has been the Bachelor of Vocational Studies, which has been professed through various universities and college systems in our country. Insofar as skilling, one of the greatest skill sets today in modern India that women particularly can celebrate is the digital literacy campaign that the Honourable Prime Minister has started under a program called PM Disha, where over 4 crore Indians have been digitally made literate, of which 54% are women. सदन दिन भर में आज इतना ही. सदन के दिन भर के कामकाज पर आधारित कार्यक्रम सदन दिन भर को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार.